हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू सीएससी सर्कल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यूपी पीसीएस 2020 टेस्ट सीरीज, ठीक है। और ये दिया है इसकी टेस्ट सीरीज, आप लोग देख सकते हैं। और ये संडे का पूरा कंपाइलेशन है। ये टेस्ट सीरीज नंबर 11 का फुल टेस्ट आपको मिलेगा, ठीक है। इसको बनाने का मेरा पर्पज़ ये है कि इससे क्या होगा, आप लोगों का जो हम लोगों ने 6 दिन में हमने 25 क्वेश्चन जो हम लोगों ने सॉल्व किए हैं, ठीक है, उन्हीं का पूरा फुल कंपाइलेशन है, जिससे आप लोग अपना रिवीजन भी कर पाएंगे और आपको इसे एग्ज़ाम टाइम पे भी इसका रिवीजन कर पाएंगे, ठीक है। उस समय हमको रिवीजन करने में प्रॉब्लम होती है, तो वो भी हम कर पाएंगे। और इसमें क्या करना है, आप लोगों को पहले तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और उसके बाद जितना भी स्कोर आए आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। और अगर ये इस बार का स्कोर जितना भी आपको आए, तो इसके बाद क्या होगा कि अगले संडे हम लोगों ने कितना परफॉर्म किया, कि कितना हमारा मार्क्स बढ़ रहा है कि घट रहा है, कितना हम लोगों को पढ़ने की ज़रूरत है, तो ये चीज़ें हमको पता चलेंगी। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही मतलब इफ़ेक्टिव और आप लोगों की जो पढ़ाई है उसे और भी मतलब इम्प्रूवमेंट उसमें देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो इसको आप लोग अटेम्प्ट करने की कोशिश ज़रूर कीजिए। और देखो, चाहे जितना भी आपका स्कोर आए, भले आपका 0 स्कोर आए, लेकिन आपको शर्माना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर अटेम्प्ट करोगे और शर्माओगे तो एग्ज़ाम हॉल में आप कभी कंफर्टेबल फील नहीं कर सकते। इसलिए अगर यहाँ आप लोग अटेम्प्ट करोगे, अगर 0 भी आता है मार्क्स, तब भी आप लिखो, तो उससे क्या होगा कि आपका कितना इंप्रूवमेंट होगा उसका ये पता चलेगा। तो इसका पता करने का पर्पज़ यही है कि आप लोग जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है। तो आप लोगों को ज़रूर बताना है उसको कमेंट बॉक्स में कि कितना स्कोर आया है आपका। और ये इसीलिए मैं फोकस करता हूँ क्योंकि आप लोगों की पढ़ाई और ज़्यादा बेटर हो पाए, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। और यहाँ मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा, क्योंकि हमने, अगर आपको ज़्यादा डिस्कशन में जिसने भी नहीं देखा है, तो मैंने डेली बेसिस के 25 के 6 पार्ट बनाए हैं इसी के टॉपिक के, ठीक है। तो इसको आप वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ मैं केवल मतलब आप लोगों की परफॉर्मेंस चेक करने के लिए और रिवीजन के पर्पज़ से बना रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट है कि रक्त प्लाज्मा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का चयन कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह हल्के पीले रंग और हल्के पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है, या आयतन के हिसाब से संपूर्ण रुधिर का 55% होता है। तो दोनों स्टेटमेंट ये सही है, तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाता है। नेक्स्ट है कि ल्यूकेमिया यानी रक्त कैंसर के बारे में बताना है। तो फर्स्ट है कि लाल रक्त कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है, बी है श्वेत कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है, और सी है कि लाल रक्त कणिकाओं की संख्या घट जाती है, डी है कि श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या घट जाती है। तो इसका देखो बी ऑप्शन सही है। जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं इनकी संख्या बढ़ जाती है, इसी को जो है हम रक्त कैंसर कहते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, यह बताना है। तो फर्स्ट है कि मूत्र का रंग यूरोक्रोम के कारण पीला होता है, बी है कि यकृत अल्कोहल की निराविश के कारण उत्तरदायी है, और मूत्र एक क्षारीय द्रव है, डी ऑप्शन है कि मानव गुर्दे में पथरी कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। तो देखो ये सी ऑप्शन सही है, क्योंकि जो मूत्र जो होता है ये हमारा जो यूरिन होता है ये आपको देखने को मिलेगा, ये अम्लीय होता है, क्योंकि इसका पीएच मान 6.00 होता है, ठीक है। तो ये अम्लीय होता है, ना कि क्षारीय होता है। और तीनों ये स्टेटमेंट हमारे सही हैं। नेक्स्ट है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग ऐच्छिक क्रियाओं तथा स्मरण क्षमता आदि को नियंत्रित करता है। तो फर्स्ट है कि सेरिब्रम, बी ऑप्शन है कि मेडुला ऑब्लिगेटा, और सी है हाइपोथैलेमस, डी ऑप्शन है सेरिब्रम। तो इसका डी ऑप्शन सही है, ये सेरिब्रम होता है, यही स्मरण शक्ति, बोलना सुनना, इन क्रियाओं को, ऐच्छिक क्रियाएं जो होती हैं इनको नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन से गर्भाशय के कारण के लिए आवश्यक लक्षणों के विकास को प्रेरित करता है। तो ए ऑप्शन है एस्ट्रोजन है, बी है प्रोजेस्टेरॉन है, सी है रिलैक्सिन है, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये बी ऑप्शन है प्रोजेस्टेरॉन, इसी के बारे में बात करता है। और जो ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की बात करें तो ये कार्पस लूटियस की जो सेल होती है उसी से स्रावित होता है। नेक्स्ट है कि अग्न्याशय को पाचन रस के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन्स है। तो फर्स्ट है कि ट्रिप्सिन, बी है कि पेप्सिन, सी है रेनिन, और डी है सिक्रीट्रिन। तो ये डी ऑप्शन सही है, जो सिक्रीट्रिन होता है यही अग्न्याशय को पाचन रस के लिए उत्तेजित करता है। नेक्स्ट है कि बटुलिज्म रोग होता है। तो फर्स्ट है कि जीवाणु से, बी ऑप्शन है कि विषाणुओं से, सी है प्रोटोजावा, और डी है कवक से। तो देखो ये ऑप्शन सही है, ये जीवाणुओं से होने वाला जो बटुलिज्म रोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो पर्वत चोटी दी गई हैं और पर्वत दिए गए हैं, उनका मिलान करना है कि किसकी सर्वोच्च चोटी है। तो देखो आल्प्स पर्वत की बात करें तो इसकी सबसे सर्वोच्च चोटी माउंट ब्लैक है, राकी की जो है माउंट एल्बर्ट है, अपलेशियन की माउंट मिचेल है, और एटलस की माउंट टाब्सकाल है। तो देखो ये हमारा 2 1 4 3 डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट है कि विश्व का सर्वाधिक विस्तृत ब्लैक पर्वत है। तो ये ऑप्शन है ब्लैक फॉरेस्ट वासजेस पर्वत, और सी ऑप्शन है कि सियारा नवोदा, डी है मोनाकी पर्वत। तो इसका देखो सी ऑप्शन सही है, जो ये यूएसए में आपको देखने को मिलेगा, जो सियारा नवोदा है यही सर्वाधिक विस्तृत ब्लैक पर्वत का उदाहरण आपको विश्व में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कि हिमालयी भूकंपीय क्षेत्र किस पेटी के अंतर्गत आता है। तो फर्स्ट है कि प्रशांत महासागरीय पेटी, सेकेंड है कि मध्य महाद्वीपीय पेटी, सी है कि अटलांटिक पेटी, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका बी ऑप्शन सही है, जो ये मध्य
महाद्वीपीय पेटी है, इसी के अंतर्गत आपको भूकंपीय महाद्वीप जो हिमालयी क्षेत्र देखने को मिलता है। देखो इसका डिटेल में हमने बहुत अच्छे से इनके बारे में डिस्कस किया है पूरे की किस और कौन 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 क्षेत्र आते हैं, क्या क्या मतलब इसमें है। तो ये जो 25 क्वेश्चन हम डेली बेसिस पे लाते हैं उसमें कर लिया है, ठीक है। तो आप लोग उसमें देख लीजिए क्या, तो वहाँ से आप लोगों को बहुत ज़्यादा जो है इसका इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 11 से इसमें वायु राशियों का निर्माण उच्च वायुभार वाले क्षेत्रों में अधिक होता है। आ रहा है कि वायु उच्च वायु राशि वाले क्षेत्रों में वायु शांत रहती है। तो देखो ये सही है, क्योंकि जो उच्च वायु भार वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ वायु शांत रहती है, वहीं सबसे ज़्यादा जो आपको वायु राशियाँ मिलती हैं। तो ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की व्याख्या भी करता है, तो ए ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में उष्ण वातावरणों के सहारे किन बादलों से वर्षा प्राप्त होती है। तो फर्स्ट है कि पश्चात स्तरीय मेघ, बी है कि वर्षा स्तरीय, सी है कपासी मेघ, और डी है कि पच्छाब कपासी मेघ। तो देखो ये बी ऑप्शन सही है, जो वर्षा स्तरीय मेघ होते हैं इसी से प्राप्त होती है वर्षा, ठीक है, इन्हीं बादलों से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है कि कथनों पर विचार कीजिए और घटते क्रम में लगाइए कि सबसे बड़ा और उसके छोटा उसके छोटा। तो देखो इसमें देखो बोर्नियो है, न्यू गिनी है, ग्रीनलैंड है और बैफिन है। तो देखो सबसे पहले आपको ग्रीनलैंड देखने को मिलेगा, सबसे बड़ा है, उसके बाद न्यू गिनी आएगा, उसके बाद बोर्नियो है, फिर बैफिन की खाड़ी है। तो हमारा थर्ड सेकेंड फर्स्ट और फोर्थ, थर्ड सेकेंड फर्स्ट एंड फोर्थ, ये ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन असत्य है, ये बताना है कि गलत है। तो फर्स्ट है अटलांटिक महासागर की सर्वाधिक लवणता सारगैसो सागर में पाई जाती है। सेकेंड है कि एलिशियन एक गर्म जलधारा है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं और असत्य पूछा गया है, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है, कोई भी गलत नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। तो खोजकर्ता और मतलब खोज के बारे में बताना है। तो पोलियो टीका जो है जॉन सॉल्क, रेबीज का टीका जो है लुई पास्चर, और स्ट्रेप्टोमाइसिन तो वॉक्समैन है। तो ये तीनों जो है हमारे सुमेलित हैं और सही पूछा गया है, तो ए ऑप्शन सही हो जाता है। 1, 2 और 3 तीनों सही सुमेलित है, क्योंकि पोलियो टीका का जॉन सॉल्क ने, और रेबीज का जो आपको देखने को मिलेगा तो ये लुई पास्चर, और स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है ये वॉक्समैन ने इसकी खोज की थी, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रौढ़ों में विटामिन डी की कमी से होने वाला अस्थि रोग है। प्रौढ़ मतलब एल्डर पर्सन, एल्डर मतलब जो युवा पीढ़ी से युवा जो हैं उन्हीं के बारे में बात करता है। तो इसमें ए ऑप्शन है कि हिमेरी जो होता है, या फिर ऑस्टियोमलेशिया, क्वाशियोर कोर और निक्टालोपिया। तो देखो ये जो बी ऑप्शन है, जो ऑस्टियोमलेशिया है, यही होता है विटामिन डी की कमी में जो एल्डर पर्सन होते हैं, ठीक है, युवा लोग, उन्हीं में आपको ऑस्टियो में देखने को मिलता है, ठीक है। चलते नेक्स्ट में कहा गया कि निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो फर्स्ट है कि एरेनियोलॉजी तो मकड़ी का अध्ययन, और आर्निथोलॉजी ये पक्षियों का अध्ययन, पीडियाट्रिक्स नेत्रों का अध्ययन, और एनाटॉमी मानव शरीर संरचना के विच्छेदन का अध्ययन। तो देखो इसमें ये सी जो ऑप्शन है ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो पीडियाट्रिक्स होता है ये नेत्रों का अध्ययन इसमें नहीं किया जाता है, इसमें बच्चों के रोगों से संबंधित अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस एक की अधिकता के कारण रुधिर से थक्का बन जाता है। मतलब किस एक प्रोटीन के कारण ये रुधिर में थक्का बन जाता है। जब हम कहीं कट जाते हैं या कहीं चोट लग जाती है तो ब्लड बहने लगता है शरीर के बाहर, तो उसके बारे में बात करता है। तो फर्स्ट है फाइब्रिनोजन, लिम्फोसाइट, हीमोग्लोबिन या आरबीसी। तो ए ऑप्शन सही है, जो है फाइब्रिनोजन है, इसी के कारण जो है थक्का बन जाता है। जब हम लोग कट जाते हैं या कोई ब्लड हमारा शरीर से बहने लगता है तो यही फाइब्रिनोजन के कारण ही हमारा रक्त का थक्का बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, दिए गए कूट की सहायता से उत्तर बताना है। तो फर्स्ट है कि प्रकाश की गति कांच में न्यूनतम होती है। सेकेंड है कांच का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है। तो देखो कांच का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है, इसी के कारण जो है प्रकाश की जो गति होती है वो न्यूनतम होती है। तो ए आर सही है, और आर ए की व्याख्या भी करता है, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है 20 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से किस एक का प्रयोग पीड़ाहारी यानी एनाल्जेसिक के रूप में किया जाता है। तो फर्स्ट है क्लोरीन, सेकेंड है ब्रोमीन, और सी है आयोडीन, डी है फ्लोरीन। तो इसका देखो बी ऑप्शन है, इसका जो ब्रोमीन है इसी का प्रयोग किया जाता है पीड़ाहारी के रूप में, और यह एक मात्र अधातु है जो लिक्विड फॉर्म में आपको देखने को मिलती है। मतलब आपको जो ये देखने को मिलती है, ठीक है, द्रव अवस्था में लिक्विड फॉर्म में देखने को मिलती है सामान्य ताप पर, ठीक है। अन्य जो जितनी भी अधातुएं हैं वो लिक्विड फॉर्म में नहीं मिलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि 21, इसमें कहा गया कि निम्नलिखित भू रासायनिक चक्रों में से किस एक को अवसादी चक्र के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो फर्स्ट है कि जल चक्र, सेकेंड कार्बन चक्र, सल्फर चक्र और नाइट्रोजन चक्र। तो देखो इसमें सल्फर चक्र को नहीं किया जाता इंक्लूड। जो सल्फर चक्र है ये जो आपको भू रासायनिक जो चक्र होते हैं उसमें अवसादी चक्र के अंतर्गत इंक्लूड किया जाता है, और जल चक्र, कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र इन्हें गैसी फॉर्म में गैसी चक्र के रूप में जाना जाता है, ठीक है। और सल्फर चक्र के साथ साथ फास्फोरस चक्र भी अवसादी चक्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है कि
मानव शरीर के निम्नलिखित हार्मोन्स में कौन सा एक रक्त में कैल्शियम और फास्फेट को नियंत्रित करता है? तो फर्स्ट है थायरॉक्सिन हार्मोन, बी है वैसोप्रेसिन हार्मोन, और सी है पैराथायराइड हार्मोन्स, और डी है एड्रीनल हार्मोन। तो इसका सी ऑप्शन सही है। जो ये हमारा पैराथायराइड हार्मोन्स होता है, यही कैल्शियम और फास्फोरस को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है कि जैव विविधता मानचित्रीकरण किस टाइप में प्रजातियों की संरचनात्मक विविधता को आधार माना जाता है? तो फर्स्ट है कि अल्फा विविधता, सेकेंड बी है कि बीटा विविधता, सी है गामा विविधता, और डी है डेल्टा विविधता। तो देखो ये जो हमारा बी ऑप्शन है बीटा विविधता के बारे में बात करता है कि जैव विविधता का जो मानचित्रीकरण होता है, इसमें जो संरचनात्मक विविधता का आधार बीटा विविधता को माना जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि बायोपेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड, मच्छर विषकारक और केमिकल फर्टिलाइजर। तो इन चीज़ों के बारे में बात करता है कि जो पक्षियों की घटती संख्या के हेतु उत्तरदायी है, कि कौन कौन इसमें उत्तरदायी है। तो देखो बायो पेस्टिसाइड है, इससे जो है पक्षियों पर कोई हानि नहीं होती है, ठीक है। लेकिन ये जो पेस्टिसाइड और मच्छर विषकारक हैं और केमिकल फर्टिलाइजर, इन तीनों से जो है वो पक्षियों की मृत्यु हो जाती है जब वो इसको अपने अंदर ले लेते हैं, ठीक है। मतलब किसी फॉर्म में ले लेते हैं, जैसे जो हमारे ये बायो पेस्टिसाइड है अनाजों पे छिड़के जाते हैं, फिर मतलब फल क्रॉप होती हैं उन पे उनका छिड़काव किया जाता है, तो उनका बहुत ज़्यादा इफेक्ट रहता है। वो मतलब आहार श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं ये सब चीज़ें। तो इन्हीं के कारण पक्षियों की संख्या घटती जा रही है। तो हमारा 2 और 3 4 सही हो जाता है, बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है 25 क्वेश्चन नंबर। इसमें युग्म दिए गए हैं और इसमें सुमेलित कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो अनुच्छेद हैं और राज्य दिए गए हैं। तो इसमें जो 371 ए में नागालैंड, 371 बी में असम, और 371 एच में अरुणाचल प्रदेश, और 371 आई में जो है मिजोरम को कहा गया है। तो देखो 371 आई में मिजोरम नहीं है, क्योंकि इसमें गोवा का प्रोविज़न किया गया है, और 371 जी में मिजोरम आता है, ठीक है, जो स्पेशल स्टेटस की बात करता है। तो डी वाला ये सुमेलित नहीं है, तो यही ऑप्शन हमारा सही हो गया, और सारे ये सुमेलित हैं, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में कहा गया है कि भारत राज्य सचिव की परिषद को समाप्त कर दिया गया था। तो किस एक्ट के अंतर्गत? तो फर्स्ट ए ऑप्शन है कि 1919 के अधिनियम द्वारा, बी है कि भारत सरकार अधिनियम 1900 ए ऑप्शन 1909 के अधिनियम 1909 के अधिनियम के द्वारा, और बी ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1919 और भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इसका देखो सी ऑप्शन सही है। जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है, इसी के अंतर्गत इसे समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो इसमें दिया गया है कि स्वीकृत रोक लेना। तो देखो ये स्वीकृत जो रोक ली जाती है, तो ये अब्सोल्यूट वीटो के अंतर्गत आता है, ठीक है। और ये जो कहा गया है कि सामान्य बहुमत से अधिकार प्राप्त करना, तो देखो ये जो मेजोरिटी से प्राप्त किया जाता है। सहमति देने में विलम्ब करना, तो ये पॉकेट वीटो के अंतर्गत है। और अगर उच्च बहुमत से प्राप्त अधिकार जो प्राप्त होता है, तो ये क्वालिफाइड वीटो है, ठीक है। तो हमारा सही हो जाता है इसमें 3-5 और 3-5-2-1 3-5-2-1 3-5-2-1 ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं कि किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार उठाया जा सकता है जब, ए ऑप्शन है कि सरकार में विश्वास खो देता है, सेकेंड है कि बी ऑप्शन किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों का बिगड़ा हुआ वर्णन करता है, सी है कि लंबे समय तक स्वयं को अनुपस्थित रखता है, डी है कि मंत्रिमंडल के सामूहिक उत्तरदायित्व से बचता है। तो देखो ये बी ऑप्शन सही है, किसी मामले के तथ्य को रोकता है या तथ्यों का बिगड़ा हुआ वर्णन देता है, तो उसे उसके खिलाफ जो विशेषाधिकार लाया जा सकता है। नेक्स्ट है कि भारत में पंचायती राज का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो शक्तियों का विकेंद्रीकरण, ए ऑप्शन, बी है सामुदायिक विकास, सी है लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना, सी है कृषि उत्पादन का बढ़ावा देना। तो देखो ये कृषि उत्पादन का बढ़ावा, ये प्रोविजन उसमें नहीं किया गया है, तो ये डी ऑप्शन इसका सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि संवैधानिक संस्था है, तो कौन सी संवैधानिक संस्था है इसके बारे में बताना है। तो फर्स्ट है कि राज्य वित्त आयोग, सेकेंड है लोकसभा सचिवालय, सी है कि केंद्रीय वित्त आयोग और मानवाधिकार आयोग। तो देखो ये एक एक्ट के द्वारा बनाया गया एक सांविधिक तुम्हारा देखने को मिलेगा सांविधिक निकाय है, ठीक है। मानवाधिकार आयोग ये 1973 में बनाया गया था, ठीक है। लेकिन ये तीनों जो हैं आपको देखने को मिलेंगे ये संवैधानिक निकाय हैं, इनका संविधान में पूरा उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो हमारा सही हो जाता है 1, 2, 3 ये ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, दिए गए कूट की सहायता से उत्तर बताना है। तो फर्स्ट है कि संविधान द्वारा एकीकृत न्यायपालिका की स्थापना की गई है, सेकेंड है यह व्यवस्था केंद्र और राज्य के मध्य पारस्परिक टकराव और भ्रांति को समाप्त करने के लिए अपनाई जाती है। तो ए और आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या भी करता है, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि केंद्र बाह्य आक्रमण व आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की सुरक्षा करेगा? तो आर्टिकल 355, आर्टिकल 365, आर्टिकल 360, आर्टिकल 356। तो ये ए ऑप्शन सही है। जो आर्टिकल 355 यही कहता है कि
जो बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की सहायता करेगा केंद्र। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन गैर संवैधानिक परामर्शदात्री निकाय हैं, मतलब गैर संवैधानिक है और परामर्शदात्री हैं, तो उनके बारे में बताना है। तो देखो फर्स्ट है कि नीति आयोग, सेकेंड है क्षेत्रीय परिषद, फोर्थ है राष्ट्रीय विकास परिषद और फोर्थ है कि राष्ट्रीय एकता परिषद। तो ये चारों जो है आपको गैर संवैधानिक है क्योंकि इनका संविधान में उल्लेख नहीं है, और जो ये एक परामर्शदात्री निकाय हैं चारों। ठीक है, तो हमारा डी सही हो जाता है इसमें। नेक्स्ट है कि हमारा यदि समवर्ती सूची के किसी विषय को लेकर केंद्र व राज्य कानूनों में संघर्ष की स्थिति हो आ जाए तो कौन सा मतलब प्रभावी होगा। तो फर्स्ट है कि केंद्र कानून राज्य पर प्रभावी होगा, बी ऑप्शन है कि राज्य कानून केंद्र पर प्रभावी होगा, सी है कि राष्ट्रपति का निर्णय मान्य होगा, डी है कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय मान्य होगा। तो देखो इसमें ए ऑप्शन सही है, केंद्र कानून जो है वो राज्य सरकार पर प्रभावी होगा क्योंकि राज्य का तब मान्य नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से वे प्रावधान हैं जिनमें संशोधन है तो विशेष बहुमत तथा आधे राज्यों की स्वीकृति अनिवार्य है। तो फर्स्ट है कि संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, बी है कि उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय और राष्ट्रपति का निर्वाचन, डी है सभी उपरोक्त सभी। तो ये डी सही है क्योंकि ये तीनों जो प्रोविजन जो संशोधन होते हैं ये मतलब विशेष बहुमत से और आधे राज्यों को की स्वीकृति की आवश्यकता इनमें होती है। ठीक है। नेक्स्ट है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए विभिन्न फैसलों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन से मूल संरचना में सम्मिलित हैं। तो फर्स्ट है कि संविधान का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप, सेकंड है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता, थर्ड है कि संसदीय शासन प्रणाली। तो देखो ये तीनों जो हैं आपको देखने को मिलेगा जो मूल संरचना के अंतर्गत आते हैं, तो ये डी ऑप्शन सही होगा। और मूल संरचना की जो मूल ढांचे की ये व्यवस्था लाई गई थी ये हमारे जो केशवानंद भारती 1973 का था उसी के अंतर्गत इस अवधारणा को लागू किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 33 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार द्वारा सशस्त्र बलों या अर्धसैनिक बलों के मूल अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो किसके द्वारा। तो फर्स्ट है कि संसद द्वारा, राज्य विधानसभा द्वारा, ए और बी दोनों, और राष्ट्रपति द्वारा। तो इसका ए ऑप्शन सही है, केवल संसद ही इसमें लगा सकती है जो आर्टिकल 33 के अंतर्गत सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बलों के मूल अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो कूट की सहायता से आंसर देना है। तो फर्स्ट है कि ऋग्वेद में शिव के रूप के लिए रुद्र शब्द का प्रयोग किया गया है, सेकेंड है मत्स्य पुराण में लिंग पूजा का प्रथम उल्लेख मिलता है, थर्ड है अथर्ववेद में शिव का एक अन्य नाम महादेव मिलता है। तो देखो ये तीनों स्टेटमेंट इसके सही हैं। ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, ए 1, 2 और 3। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित बौद्ध संगतियों में किस एक में बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ है, उन्हें सुत्त या विनय पिटक नामक दो में विभाजित कर दिया गया। तो फर्स्ट है कि द्वितीय बौद्ध संगत, ठीक है, प्रथम बौद्ध संगत, या सी ऑप्शन है तृतीय, डी है कि चतुर्थ। तो देखो ये जो प्रथम बौद्ध संगत थी इसी में विनय पिटक और सुत्त पिटक में इन्हें विभाजित कर दिया गया था बौद्ध शिक्षाओं को। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेदांत दर्शन के 3 प्रमुख आधारों में सम्मिलित किए जाते हैं। तो फर्स्ट है कि वेद उपनिषद, सेकेंड है, थर्ड है ब्रह्मसूत्र, फोर्थ है भगवत गीता। तो देखो इसमें वेद शामिल नहीं है क्योंकि वेदांत का मतलब ही होता है वेदों का अंत। ठीक है। इसमें उपनिषद और भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र तीनों शामिल हैं। तो 2, 3, 4 हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है कि मंदसौर अभिलेख से निम्नलिखित में से किसके द्वारा रूढ़ शासक मिहिर कुल को पराजित करने का साक्ष्य प्राप्त होता है। तो ए ऑप्शन प्रभाकर वर्धन, बी है यशोधवर्धन और भीमसेन, सी, डी है गौतम। तो इसका बी ऑप्शन सही है, जो यशोधवर्धन था इसी ने पराजित किया था रूढ़ शासक मिहिर कुल को। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से सम्राट हर्ष की रचनाएं हैं। तो फर्स्ट है कादम्बिनी, सेकेंड है हर्षचरित, रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका। तो देखो इसमें देखो रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका ये तीनों रचनाएं आपको हर्ष को देखने को मिलती हैं। तो सी ऑप्शन सही हो गया। और ये बाण भट्ट की कादम्बिनी और हर्षचरित रचनाएं। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। तो जनजाति दी है, उनके क्षेत्र दिए गए हैं कि कहाँ से कौन सम्मिलित है। तो देखो कुलामैन जो जनजाति है ये आपको फिलीपींस में पाई जाती है। ठीक है। और लाई की बात करें तो ये म्यांमार में पाई जाती है, माओरी जो है ये न्यूजीलैंड में पाई जाती है, और ये एबोरिजन है ये ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। तो हमारा 3, 1, 4, 2 सही हो गया, 3, 1, 4, 2। तो 3, 1, 4, 2 सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस एक नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा के नाम से जानते हैं। तो फर्स्ट है कि वोल्गा नदी, सेकेंड है सीन नदी, और सी है कि रोन और राइन नदी, डी है। तो ये डी ऑप्शन सही है, जो राइन नदी है इसी को जीवन रेखा माना जाता है यूरोपीय, क्योंकि इससे यूरोप में सबसे ज़्यादा व्यापार इससे होता है। ठीक है। तो इसीलिए, और ये सबसे विश्व की व्यस्ततम नदी भी मानी जाती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित है नहीं है ये बताना है। तो फर्स्ट है कि ये हरे पौधे उत्पादक होते हैं, हिरन जो प्राथमिक उपभोक्ता हैं, और बाज जो है ये द्वितीयक उपभोक्ता है, डी है कि सूक्ष्म जीव अपघटक होते हैं। तो देखो ये सी ऑप्शन गलत है, इसमें ये द्वितीयक उपभोक्ता नहीं है। ये जो बाज आपको देखने को मिलेगा ये तृतीयक यानी
थर्ड कंज्यूमर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि ग्रीन क्लाइमेट फंड की सम्मेलन की एक बड़ी उपलब्धि है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि स्टॉकहोम 1972 सम्मेलन, जोहान्सबर्ग सम्मेलन 2002, बाली सम्मेलन 2007 और डरबन सम्मेलन 2011। तो इसका डी ऑप्शन सही है। ये डरबन सम्मेलन 2011 में हुआ था, इसी में आपको देखने को मिला था ग्रीन क्लाइमेट फंड, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय प्रायद्वीपी भारत की नदियों के संदर्भ में असत्य बताना है, कौन सा कथन है। तो फर्स्ट है कि ये वर्षावाही होती हैं, ये अनुवर्ती नदी होती हैं, सी ऑप्शन है। ये अभी आधार तल को प्राप्त नहीं की हैं। और डी है इसका जल ग्रहण क्षेत्र छोटा होता है। तो इसी ऑप्शन है, ये आधार तल को प्राप्त कर चुकी हैं, क्योंकि आधार तल का मतलब होता है जैसे प्रौढ़ावस्था यानी युवावस्था को अपनी पार कर चुकी हैं, इसीलिए इनमें जो है जल ग्रहण क्षेत्र इनका छोटा भी होता है। और ये वर्षावाही हैं, वर्षा के द्वारा अपना जल संग्रहण करती हैं। तो ये गलत हो गया सी ऑप्शन, और सारे स्टेटमेंट हमारे सही है। नेक्स्ट है कि कौन सी एक मीठे पानी की झील है। तो फर्स्ट है कि ए ऑप्शन है आपकी सांभर झील, बी है राजसमंद झील, सी है डेबर झील और इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन। तो ये जो राजसमंद है, ऑप्शन सी राजसमंद झील, ये उदयपुर में आपको देखने को मिलेगी, राजस्थान में। ये मीठे पानी की झील है और ये हमारी खारे पानी की झील है, दोनों है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है। तो फर्स्ट है सिक्किम, बी है त्रिपुरा, सी असम और मेघालय। तो देखो ये जो ए ऑप्शन है सिक्किम इसमें शामिल नहीं है, इसमें त्रिपुरा, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर ये शामिल है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि पश्चिमी विक्षोभ पछुआ हवाओं के भाग हैं, और सेकंड है कि भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा पश्चिमी विक्षोभों के कारण होती है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि ये जो पश्चिमी विक्षोभ होते हैं ये हमारे पश्चिमी विक्षोभ जो पछुआ हवाओं के भाग होते हैं, ये उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में शीतकालीन वर्षा के कारण होते हैं, ठीक है। और ये 60 से आपको 65 के बीच में दिखाई देते हैं, 40 से और 65 के बीच में जो अक्षांश होता है उसमें दिखाई देते हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन ये सही हो गया हमारा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मृदा अपक्षय की समस्या से संबंधित नहीं है। तो फर्स्ट ए है वनोन्मूलन, बी है स्थानांतरित कृषि, सी है वेदिका कृषि और उपयुक्त सभी। तो देखो ये सी ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये मृदा अपक्षय की समस्या से संबंधित नहीं है। ये मृदा को मतलब मृदा की रक्षा करती है, ठीक है, क्योंकि ये वेदिका कृषि ऐसे टेरेस फार्मिंग ऐसे सीढ़ियोंदार खेती की जाती है, ठीक है। ये ढालू क्षेत्रों में ये आपको देखने को मिलेगी। तो ये मृदा को अपक्षय से बचाती है, ना कि यह मृदा को अपक्षय की समस्या है, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि भारत की पवित्र नदियों में से एक है, सेकंड है इसकी उत्पत्ति कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होती है। तो किस नदी के संबंध में कहा गया है। तो गोदावरी, ए ऑप्शन, बी कावेरी, सी नर्मदा और डी महानदी। तो इसका बी ऑप्शन सही है, ये कावेरी के बारे में कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का प्रारंभ 2005 में किया गया था। सेकेंड है कि किसान मित्र योजना का प्रारंभ उत्तर प्रदेश में जून 2000 में किया गया था। तो ये गलत है सेकेंड स्टेटमेंट, क्योंकि ये किसान मित्र योजना है, इसको 2001 में इसकी किया गया था, ना कि ये जो है 2000 में, ठीक है। और ये फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, क्योंकि जो रोजगार हमारा राष्ट्रीय रोजगार स्वास्थ्य मिशन की बात करें तो 2 सितंबर 2005 में किया गया था। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, केवल एक। नेक्स्ट है कि नीचे दिए गए कूट मतलब युग्मों को मतलब कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो अभ्यारण्य दिए गए हैं, जिला दिए गए हैं। तो फर्स्ट है कि समझपुर पश्चिम बिहार तो रायबरेली, सेकेंड है विजयनगर पश्चिम बिहार महोबा और नवाबगंज पश्चिम बिहार गोंडा। तो देखो इसमें जो ये कहा गया है कि नवाबगंज पश्चिम बिहार गोंडा में है, तो ये गलत है, ये उन्नाव में आपको देखने को मिलेगा। और ये दोनों हमारे सुमेलित है, तो हमारा 1 और 2 सुमेलित हो गया। तो मतलब नहीं, इसमें नहीं वाला बताया गया है, तो ये गलत है। इसमें हमारा थर्ड सी ऑप्शन सही है, ठीक है। इसमें हमारा देखो गलत बताया गया है ये वाला कि इसमें कौन सुमेलित नहीं है। तो ये दोनों तो हमारे सुमेलित हो गए, ठीक है, क्योंकि समझपुर पश्चिम बिहार रायबरेली में है और विजयनगर महोबा में है, लेकिन ये वाला गोंडा में नहीं, उन्नाव में है। तो ये हमारा नहीं सुमेलित है, तो सी ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। केवल 3। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, यह बताना है। तो अफीम कारखाना गाजीपुर में है, इंडियन पॉलीफाइबर लिमिटेड बाराबंकी में है, भारत स्टील रोलिंग मिल जो है ये बरेली में है, और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ये गाजियाबाद में है। तो देखो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये भारत स्टील रोलिंग मिल जो है ये आपको मुजफ्फरनगर में देखने को मिलेगा, ना कि बरेली में, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया, तो सी ऑप्शन इसका सही है, और ये सारे सुमेलित है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनगणना नगर वाला जिला है, तो वाराणसी है। सेकेंड है कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक स्लम जनसंख्या वाला नगर मेरठ है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वैधानिक नगरों की जनसंख्या वाला जिला है बदायूं। तो ये तीनों स्टेटमेंट हमारे सुमेलित हैं, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो संस्थान दिए हुए हैं और स्थापना वर्ष दिए गए हैं उनके, तो वो बताना है कि कब किसकी स्थापना की गई है। तो फर्स्ट है कि भरतखंड संगीत महाविद्यालय 1926, भारतीय नाट्य अकेडमी 1965, राज्य ललित कला अकेडमी 1962, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी 1963। देखो ये बी ऑप्शन गलत है इसमें, क्योंकि ये जो नाट्य अकेडमी है ये 1965 में नहीं 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 1975 में इसकी स्थापना देखने को मिलेगी और ये तीनों हमारे सुमेलित हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, ये बताना है। तो फर्स्ट है कलिंजर का किला बांदा, सूर्य मंदिर मिर्ज़ापुर और सांडी पश्चिम बिहार हरदोई। तो देखो ये जो सेकंड है ये हमारा गलत है, क्योंकि ये मिर्ज़ापुर में नहीं है, ये महोबा में रोहिला सागर के पास देखने को मिलेगा। तो हमारा फर्स्ट एंड थर्ड सही हो जाता है, तो ए ऑप्शन सही है, केवल 1 और 3। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो फर्स्ट है कि इसमें दिया गया है केंद्रीय अंतर स्थलीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान, ये प्रयागराज में है, मतलब सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, और यह इंडियन ग्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट ये हापुड़ में है, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कानपुर में है, भारतीय दलहन शोध संस्थान लखनऊ में है। ठीक है, तो ये हमारा एक नहीं, देखो ये केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान ये लखनऊ में आपको देखने को मिलेगा और दलहन संस्थान ये कानपुर में है। ठीक है, दलहन संस्थान कानपुर में है और केंद्रीय उपोष्ण यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर ये लखनऊ में है। तो हमारे दोनों सुमेलित हैं, तो हमारा सही हो जाता है 2, 1 और 3, 4। 2, 1, 3, 4 कौन सा है हमारा ऑप्शन, 2, 1, 3, 4, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी। तो फर्स्ट है कि 11 जुलाई 2001 को, 12 जुलाई 2005 को, सी ऑप्शन है 11 जुलाई 2000 को और 11 जुलाई 2002 को। तो इसका सी ऑप्शन सही है, 11 जुलाई 2002 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, प्रथम जनसंख्या नीति उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है कि फैजाबाद के किस संगीतकार ने शास्त्रीय संगीत जो टप्पा शैली का विकास किया था। तो फर्स्ट है कि मुश्तरी बाई ने और बी ऑप्शन है कि खुशी महाराज ने, सी मेहंदी खान ने और डी ठाकुर प्रसाद ने। तो देखो ये जो बी ऑप्शन है ये खुशी महाराज ने की थी टप्पा शैली का विकास, ये जो है फैजाबाद में। ठीक है, नेक्स्ट है कि नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स यूपी स्थित है। तो इसका ए ऑप्शन कानपुर, बी लखनऊ, सी आगरा और डी प्रयागराज। तो इसका देखो सी ऑप्शन सही है, क्योंकि प्रयागराज इसमें आगरा में देखने को मिलेगा आपको। जो यूपी का नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज कॉमर्स है ये आगरा में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो फर्स्ट है कि श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, खाकी क्रांति चमड़ा से संबंधित है और स्वर्ण रेशा क्रांति तो ये कपास से और गोल क्रांति आलू से। तो देखो सी ऑप्शन गलत है इसमें, क्योंकि ये कपास से संबंधित नहीं है। स्वर्ण क्रांति ये आपको जूट से संबंधित है, ठीक है, ना कि कपास से, और ये सारे सुमेलित हैं हमारे। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाता है, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है कि भूमि सुधार कार्यक्रम के अंग हैं, तो इसमें बताना है कौन कौन से हैं। तो मध्यस्थों की समाप्ति, काश्तकारी सुधार, जोतों की चकबंदी और डी उपरोक्त सभी। तो इसका डी ऑप्शन सही है, क्योंकि ये जो हमारे मध्यस्थों की समाप्ति, काश्तकारी सुधार और जोतों की चकबंदी, ये तीनों हमारे भूमि सुधार के कार्यक्रम के अंग हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि किसी कार्य के विभिन्न चरणों की भिन्न भिन्न लोगों से पूरा कराने की प्रक्रिया श्रम विभाजन कहलाता है। और आर है कि श्रम विभाजन से विशिष्टीकरण को प्रोत्साहन मिलता है। तो देखो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन ए आर की व्याख्या नहीं करता है, तो हमारा ये बी ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि मंदी की अवस्था होती है। ए ऑप्शन है कि पूर्ति की तुलना में मांग का कम होना, बी है कि लोगों की क्रय शक्ति कम हो जाती है, सी है बेरोजगारी बढ़ जाती है और डी है उपरोक्त सभी। तो देखो ये तीनों सिचुएशन बनती हैं जब मंदी की अवस्था आती है। ठीक है, और देखो मैंने डिटेल में इनको बता रखा है आपको, जो डेली बेसिस पे हमारे 25 क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप वहाँ से जाके देख लीजिए, मैंने डेली बेसिस की एक 25 की प्लेलिस्ट बना रखी है। ठीक है, तो वहाँ मैं 6 पार्टों में इसको डिवाइड करता हूँ, डेली 25 क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। तो वहाँ मैंने पूरा डिटेल में मंदी क्या है, कैसे कैसे सिचुएशन बनती है, ये सब हमने डिटेल में डिस्कस किया है। तो यहाँ मतलब दोबारा रिपीट करना कोई मुझे अच्छा लग नहीं रहा, क्योंकि यहाँ टाइम वेस्ट होगा। तो आप लोगों को अगर वो वीडियो नहीं देखें तो वो देख लीजिए। ठीक है, ताकि आपकी जो है अच्छी समझ इकोनॉमी में भी बन सके। नेक्स्ट है कि यदि किसी अर्थव्यवस्था में अच्छी और बुरी मुद्रा एक साथ प्रचलन में हो तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। तो यह नियम कहलाता है। तो फर्स्ट है ग्रेशम का नियम, एड वेरम, बी ले ऑफ नियम और डी है लॉरेंज का नियम। तो देखो ये फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन सही है, क्योंकि ये जो ग्रेशम का नियम है यही कहता है कि जब दो मुद्राएं होती हैं अच्छी और बुरी, तो वो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। नेक्स्ट है कि एक क्रेता बाजार में, तो फर्स्ट ऑप्शन है कि वस्तु की मांग अधिक और पूर्ति कम हो जाती है, वस्तु की मांग कम और पूर्ति अधिक होती है। सी ऑप्शन है कि विक्रेता की तुलना में क्रेता की स्थिति बेहतर होती है। डी है इनमें से
दोनों, मतलब बी और सी दोनों। तो ये डी ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि क्रेता की स्थिति बेहतर होती है और मांग की, जो वस्तु की मांग कम होती है, पूर्ति अधिक होती है, ठीक है। और लेकिन जो कहा गया कि मांग अधिक होती है और पूर्ति कम होती है, तो ये जो मांग अधिक होती है ये जो है विक्रेता का बाजार कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय उद्यमशीलता संस्थान अवस्थित है, तो ए ऑप्शन नोएडा, बी गाजियाबाद, सी गुवाहाटी और डी है हैदराबाद। तो इसका सी ऑप्शन सही है, जो भारतीय उद्यमशीलता संस्थान है ये गुवाहाटी में स्थित है। सूची एक को सूची दो से मिलान करना है नेक्स्ट में। तो इसमें कहा गया है कि विमुद्रीकरण, तो विमुद्रीकरण में क्या होता है कि पुरानी मुद्रा को समाप्त कर दिया जाता है, तो एक का तो हमारा दो हो गया, ठीक है। अवमूल्यन मतलब मुद्रा का मूल्य कम कर देना, तो ये हमारा ए ऑप्शन हो गया। और नेक्स्ट है हमारा किसी, इसमें सीमा और शुल्क, तो देखो सीमा शुल्क है जो आयात और निर्यात दोनों पे लगाया जाता है, ठीक है। और उत्पाद शुल्क तो ये वस्तुओं के उत्पादन पे लगाया जाता है। तो हमारा 2 1 4 3 सही हो जाता है, ठीक है। 2 1 4 3, 2 1 4 3, तो देखो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है स्टैगफ्लेशन क्या है, तो यह विकास के साथ मुद्रास्फीति, विकास के साथ अपस्फीति और अपस्फीति के पश्चात मुद्रास्फीति। डी है मंदी के साथ मुद्रास्फीति। तो ये डी ऑप्शन सही है, क्योंकि ये मुद्रा जो मंदी के साथ मुद्रास्फीति होती है इसी को स्टैगफ्लेशन कहते हैं। नेक्स्ट है कि सहकारी बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है ये बताना है। तो इसका गठन 3 स्तरों पे होता है और 3 स्तरों की पहुंच भारतीय रिजर्व बैंक तक होती है। तो देखो ये गलत है, तीनों स्तरों तक राज्य की जो ये भारतीय रिजर्व आरबीआई जो है इसकी पहुंच नहीं होती, क्योंकि ये होती हैं देखो स्टेट कोऑपरेटिव होती हैं, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव होती हैं, उसके बाद आपको कमेटी कोऑपरेटिव जो होती बैंक होती हैं, ठीक है। तो जो स्टेट कोऑपरेटिव होती हैं इसके पहुंच जो है, इसका नियंत्रण जो है आरबीआई के अंतर्गत होता है। लेकिन जो ये दोनों होती हैं डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव और कमेटी कोऑपरेटिव जो बैंक, तो ये राज्य सरकार के अधीन होती हैं, ठीक है। तो हमारा केवल एक सही हो जाता है इसमें, ठीक है, ए ऑप्शन केवल एक। नेक्स्ट है कि भूकंपी तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का चयन कीजिए, इनपुट के माध्यम से आंसर देना है। तो फर्स्ट है कि पी तरंगे ध्वनि तरंगों के समान होती हैं और तथा सर्वाधिक वेगवान होती हैं। सेकेंड है एस तरंगे सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं। थर्ड है कि एल तरंगों की गति सबसे कम होती है। तो देखो इसमें जो आपको देखने को मिलेगा, तो ये वाला गलत है सेकेंड स्टेटमेंट, क्योंकि जो इसमें है आपका एस तरंगे विनाशकारी नहीं होती, जो एल तरंगे होती हैं ये सबसे कम गति की होती हैं और सबसे विनाशकारी होती हैं। और एस तरंगे जो होती हैं ये द्रव में गति नहीं कर सकती, मतलब द्रव में ये नहीं चल सकती, ये प्रकाश तरंगे होती हैं, ये ठोस में ही मतलब गति कर सकती हैं, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया और ये फर्स्ट एंड थर्ड सही है इसका, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है, 1 और 3, ठीक है। नेक्स्ट है कि ज्वालामुखी उद्भेदन में सर्वाधिक मात्रा, उद्भेदन मतलब विस्फोट, ज्वालामुखी विस्फोट जब होता है तो उसके बारे में बताना है कि सर्वाधिक मात्रा में क्या निकलता है। तो लैपली और जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम। तो देखो इसमें जो बी ऑप्शन सही है, जो जलवाष्प होती है सबसे अधिक मात्रा में वो निकलती है, उसके बाद विभिन्न प्रकार की गैसें निकलती हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मेथेन वगैरह, ये गैसें निकलती हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जलवाष्प निकलती है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से डचों द्वारा स्थापित व्यापारिक केंद्रों के संदर्भ में सत्य है। तो फर्स्ट है कि डच व्यापारिक व्यवस्था कार्टाज पर आधारित थी और सेकंड है पोर्टो नोवा एक समृद्ध कपड़ा केंद्र था। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि जो है पोर्टो नोवा एक समृद्ध कपड़ा केंद्र था डचों का, और व्यापारिक केंद्र कार्टल मतलब था कि कोऑपरेटिव के रूप में ये काम करते थे, ठीक है। तो ये हमारे दोनों स्टेटमेंट सही हो गए, तो सी ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया ए ला शापल की संधि जिस युद्ध के अंत ए ला शापल की संधि द्वारा जिस युद्ध का अंत हुआ था। तो फर्स्ट है सेंट थोमे का युद्ध 1748, वॉडिवॉस का युद्ध 1760 और अंबूर का युद्ध 1749। डी है इनमें से कोई नहीं, तो ये ए ऑप्शन है, सेंट थोमे का युद्ध था जो 1748 में हुआ था, जिसका अंत ये ए ला शापल की संधि के साथ हुआ था। इसे कर्नाटक का फर्स्ट युद्ध भी बोलते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से किस एक ने औरंगजेब द्वारा लगाए गए जजिया कर को समाप्त कर दिया था। तो फारूक बहादुर शाह प्रथम, अकबर द्वितीय, मोहम्मद शाह ने। तो इसका जो बी ऑप्शन सही है, जो बहादुर शाह प्रथम था इसी ने औरंगजेब द्वारा लगाए गए जजिया कर को समाप्त किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो कार्य दिए हुए हैं, सिख गुरु दिए हुए हैं। तो अकाल तख्त का निर्माण गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। और गुरुमुखी लिपि तो गुरु अंगद हैं। और हमारा सच्चा पातशाह तो गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। और ये तुम्हारा डी ऑप्शन है कि बादशाह अकबर के समकालीन थे गुरु अर्जुन देव। तो देखो ये सी गलत है, इसमें सच्चा पातशाह जो स्थापित किया था तो ये आपको हरगोविंद ने किया था, ना कि गुरु गोविंद ने। तो ये हमारा गलत हो गया और सारे हमारे सुमेलित हैं ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है कि विचार करना है। तो इसमें अष्ट प्रधानमंत्री दिए हैं, उनके कार्य दिए हैं। तो सुमंत है, सुमंत विदेश मंत्री होता था। पंडित राव है, ये धार्मिक मामलों के में राज्य का परामर्शदाता था। और चिटनिस जो है पत्राचार विभाग का था। तो ये तीनों हमारे सुमेलित हैं, ठीक है।
तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है, 1, 2 और 3। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो संस्था दी है, स्थापना दी है, तो आत्मी सभा 1814, ब्रह्म समाज 1828 और परमहंस मंडली 1859 और वेद समाज 1850। तो देखो ये डी ऑप्शन गलत है। वेद समाज की स्थापना है 1864 में की गई थी, ठीक है। 1864 में दयानंद सरस्वती ने की थी इसकी स्थापना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 81 क्वेश्चन में इसमें कहा गया भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जवाहरलाल नेहरू अल्मोड़ा जेल में बंद थे। मौलाना आज़ाद कहाँ कैद थे। तो बाकुंडा, ए ऑप्शन बी पुणे, सी बम्बई, डी बांकीपुर। तो इसका बी ए ऑप्शन सही है, जो बाकुंडा था यहाँ मौलाना आज़ाद कैद थे, जो 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, ठीक है, उसी के अंतर्गत। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित नगरों में से किस एक का नगर का संबंध महावीर से नहीं है। तो वैशाली, ए ऑप्शन बी लुम्बिनी, सी चंपा, डी पावापुरी। तो देखो लुम्बिनी, ये बी ऑप्शन गलत है, क्योंकि लुम्बिनी में जो है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, इनसे संबंध नहीं है महावीर का। और इनका देखो महावीर का जन्म वैशाली में हुआ था, चंपा में इन्होंने पहला उपदेश दिया था और पावापुरी में इन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में स्वराजवादियों के ने योगदान के संबंध में निम्नलिखितों पर विचार कीजिए। तो स्वराज जो पार्टी थी उसी के बारे में, जो 1923 में गठित की गई थी। तो इन्होंने फर्स्ट है, उन्होंने राष्ट्रवादी नेता विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानसभा यानी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष बनवाया था। और इन्होंने 1919 के अधिनियम की जांच के लिए मुंडीमैन समिति की नियुक्ति करवाई थी। तो दोनों स्टेटमेंट स्वराजवादियों के संबंध में सही है, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है कि आसफ उल्ला खां को फांसी किस षड्यंत्र केस के तहत दी गई थी। तो दिल्ली षड्यंत्र केस, बी है कि केंद्रीय विधानसभा यानी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंकने के केस में, और सी ऑप्शन है अंग्रेज कैप्टन सैंडर्स की हत्या के केस में, और कांग्रेस षड्यंत्र के केस में, काकोरी षड्यंत्र केस के संबंध में। तो डी ऑप्शन सही है, जो काकोरी षड्यंत्र जो हुआ था 1925 में, ठीक है। ये जो काकोरी एक स्टेशन था लखनऊ पे, इन्होंने ट्रेन को लूट लिया था इसमें। तो इसमें जो है आसफुल्ला खां, और देखने को मिलेगा आपको जो आसफुल्ला खां के साथ साथ आपको देखने को मिलेगा इनके साथ इनके अन्य सहयोगी भी शामिल थे, ठीक है। तो इन अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर जो इनके राम प्रसाद बिस्मिल थे, इन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। नेक्स्ट है कि 85 क्वेश्चन नंबर, इसमें मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए कोही की स्थापना की थी और फिरोज शाह तुगलक द्वारा इक्तेदारी प्रथा को अनुवांशिक कर दिया था। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो ये सी ऑप्शन इसका सही हो जाता है, ठीक है। भारत की स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्न घटनाओं को क्रमानुसार लगाएं। तो फर्स्ट है कि नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन, दांडी यात्रा और कम्युनल अवार्ड। तो देखो नेहरू रिपोर्ट की बात करें तो 1928 में आई थी, ठीक है, और साइमन कमीशन 1927 में आया था, ठीक है, और दांडी यात्रा की बात करें तो 1930 में हुई थी, और ये कम्युनल अवार्ड की बात करें तो 1932 में था, ठीक है। ये तो हमारा सही हो जाता है 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट है कि कांग्रेस के 1905 बनारस अधिवेशन के संबंध में विचार कीजिए। तो इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। इस अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष के नेता का पद दिया गया था। और थर्ड है कि स्वदेशी को बंगाल के बाहर विस्तारित करने का निर्णय लिया गया था। तो देखो थर्ड हमारा सही है, सेकंड भी सही है, लेकिन इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने नहीं, गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, ठीक है। तो हमारे 2 और 3 सही हो गए, सी ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट है कि सम्राट अशोक के कलिंग युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य ये बताना है। तो अशोक ने राजा बनने के बाद केवल एक युद्ध किया था। सेकेंड बी है कि इसकी विदेश नीति धम्म घोष के आदर्श से प्रेरित थी। और सी है कि कलिंग युद्ध राज्य अभिषेक के 8 वर्ष के बाद किया था। और डी है कि इस युद्ध का वर्णन 11वें अभिलेख में है। तो ये गलत है, 11वें नहीं, ये 13वें अभिलेख में इसका जो है वर्णन मिलता है आपको। तो डी वाला हमारा गलत हो गया। तो चलते हैं नेक्स्ट में कहा गया है कि सुमेलित कीजिए। तो फर्स्ट है कि सुमेलित करना है, तो फर्स्ट है कि उपाधि दी गई है और संबंधित वर्ग दिया गया है। तो बल्लाल धनी किसान, अरसर तो ये शासक वर्ग, और कडेशियर जो है कृषि मजदूर हुआ करते थे। तो ये तीनों सुमेलित हैं, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है इसका। चलते हैं नेक्स्ट में 90 क्वेश्चन नंबर पे। इसमें कहा गया कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनघनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेशों का क्रम बताइए। तो अंडमान निकोबार, दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप ऑप्शन ए में है कहा गया। तो बी में कहा गया लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, अंडमान और निकोबार, ठीक है। सी है कि दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार। डी है कि अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली। तो देखो इसका ऑप्शन की अगर हम बात करें तो इसमें सही हो जाता है ए ऑप्शन, क्योंकि अंडमान निकोबार में सबसे कम जो है लोग रहते हैं, सबसे कम जनघनत्व है, उसके बाद दादर नगर हवेली में, फिर लक्षद्वीप में, ठीक है। और देखो अगर डिटेल में आप लोगों को देखना है तो मैं डेली बेसिस के 25 क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, तो उसमें आप देख सकते हैं, उसमें आपको
पूरी डिटेल में मैं बताता हूँ कि कितना कहाँ है, क्या है, कितना बैकग्राउंड लेके उसका मैं सॉल्व कर लेता हूँ, तो वो आप लोग देख सकते हैं अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित धार्मिक समुदाय में से कौन सा एक लिंगानुपात के संबंध में निम्नतम स्थान पे है, मतलब सबसे कम किसमें जो है लिंगानुपात में है। तो ए ऑप्शन बौद्ध, बी है जैन, सी है सिख और डी है बौद्ध। तो देखो सी ऑप्शन सही है, जो सिख हैं यही सबसे कम यहाँ जनसंख्या घनत्व आपको देखने को मिलेगा, इसमें 903 देखने को मिलेगा 1000 में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 20.7 है। शीर्ष अनुसूचित जाति प्रतिशतता वाला जिला कौशाम्बी है। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है हमारे सही हैं, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, ठीक है। ये क्या हो जा रहा है बार बार। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य है, ये चुनिए। तो फर्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता प्रतिशत शीर्ष जिला गौतम बुद्ध नगर है। और सेकंड है कि न्यूनतम पुरुष साक्षरता श्रावस्ती में है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश की पुरुष साक्षरता दर 77.5% है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है, तो ये बताना है। तो मतलब कौन सा सत्य नहीं है ये बताना है, ठीक है, मतलब गलत है ये बताना है। तो फर्स्ट है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एक सांविधिक निकाय है। बी है कि राष्ट्रीय गंगा नदी द्रोणी प्राधिकरण की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। सी है कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की स्थापना 1961 में की गई थी। डी है कि विश्व वन्य दिवस 27 मार्च को संपूर्ण विश्व में मनाया जाता है। तो देखो ये गलत है, 27 मार्च को नहीं 3 मार्च को मनाया जाता है। तो डी ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाता है, यही गलत है, ठीक है। और सारे स्टेटमेंट हमारे सही हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण है। तो बेरोजगारी और गरीबी, स्वास्थ्य का सुधार तथा बीमारी का नियंत्रण। तो ये दोनों हमारे कारण हैं जो जनसंख्या वृद्धि के कारण है, लेकिन तीव्र शहरीकरण से इसका कोई जुड़ाव नहीं है। तो हमारा जो है ये ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है, 1 और 2। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा काल भारत में मध्यम नगरीकरण की व्यवस्था से संबंधित है। तो फर्स्ट है कि ये ऑप्शन 1981 से 1991, 1991 से 1901 से 1931 तक, और सी ऑप्शन है 1931 से 1961 तक, 1961 से 2001 तक डी ऑप्शन है। तो इसका सी ऑप्शन सही है। इसमें नगरीकरण जो है 12% से 18% हो गया था, ठीक है। तो इसमें सब मतलब मध्यम नगरीकरण वाला ये जाना जाता है। नेक्स्ट है कि अदायगी बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य ये बताना है। तो इसको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंतर्गत स्वीकृत प्राप्त है। ये बी ऑप्शन है, ये धन जमा स्वीकार कर सकते हैं। डी ऑप्शन है, ये क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते। डी ऑप्शन है, ये ऋण देने के कार्य भी करते हैं। तो ये गलत है। जो अदायगी बैंक होते हैं यानी पेमेंट बैंक होते हैं, ये ऋण नहीं दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते हैं, धन जमा स्वीकार कर सकते हैं, और जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये हमारे सही है, डी ऑप्शन गलत हो जाता है इसका, ठीक है, गलत ही पूछा गया। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का उत्तरतम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। तो नंदा देवी, डिब्रूगढ़, सुखोवा और कोल्ड डेजर्ट कंचनजंगा। तो इसका सी ऑप्शन सही है। जो कोल्ड डेजर्ट है ये हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा, यही सबसे उत्तरतम भारत का जैव आरक्षित क्षेत्र है, ठीक है, कोल्ड डेजर्ट। नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ मिलकर क्या बनाती है। तो फर्स्ट है कि प्रोटीन, बी है कार्बोहाइड्रेट, एमिनो एसिड और विटामिन डी ऑप्शन। तो देखो ये बी ऑप्शन सही है। जो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो आपको देखने को मिलेगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ कार्बोहाइड्रेट बनाता है, तो यह बी ऑप्शन इसका सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो फर्स्ट है चितरंजन लोकोमोटिव वर्क, तो ये पश्चिम बंगाल में, रेल डिब्बा कारखाना पंजाब, डीजल लोकोमोटिव वर्क उत्तर प्रदेश, और इंटरगल कोच फैक्ट्री कर्नाटक। तो देखो ये गलत है, ये कर्नाटक में इंटरगल कोच फैक्ट्री नहीं है, तमिलनाडु में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो डी ऑप्शन एक गलत हो गया, और ये सारे हमारे सुमेलित हैं, ठीक है। तो हमारा सही हो जाता है डी ऑप्शन इसमें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों में से कौन सा एक हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। तो फर्स्ट ऑप्शन ए है कि जोजिला दर्रा, सेकेंड है बनिहाल दर्रा, सी ऑप्शन है कि शिवकिला दर्रा, और डी है नाथुला दर्रा। तो देखो जो सी ऑप्शन सही है इसका, क्योंकि नाथुला दर्रा है ये आपको देखने को मिलेगा जो हिमाचल प्रदेश में तिब्बत को जोड़ता है, ठीक है। तो ये है सी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो इसमें पवन दी हुई है और उसके स्थान दिए हुए हैं कि कौन सी पवन कहाँ पे चलती है। तो फर्स्ट ए ऑप्शन है कि फान आल्प्स पर्वत, और खमसिन मिस्र, ब्लीजर्ड ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, चिनूक। डी ऑप्शन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका। तो देखो ये सी ऑप्शन इसका गलत है, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया में ब्लीजर्ड आपको नहीं देखने को मिलती, ये कनाडा में आपको देखने को मिलती है, ठीक है। और ये कनाडा में ये हिमपात करती है बहुत, मतलब ठंडी ये पवन आप लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा चयनात्मक
शाख नियंत्रण के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। मतलब कौन से, मतलब चयनात्मक के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं, जो क्रेडिट कंट्रोल है, ठीक है, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल के बारे में बताना है। तो फर्स्ट है कि न्यूनतम सीमा का निर्धारण, बी ऑप्शन है नैतिक दबाव या सलाह, सी ऑप्शन है साख मापदंड का निर्धारण करना, उपरोक्त सभी। तो इसका डी ऑप्शन सही है। ये जो तीनों आपको मापदंड दिए गए हैं, न्यूनतम सीमा का निर्धारण, नैतिक दबाव एवं सलाह और साख मापदंड का निर्धारण, तो ये तीनों मानक दिए गए हैं जो सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही हो जाता है इसका। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो इसमें देखो बोर्ड दिए हुए हैं और इसका मुख्यालय दिया हुआ है कि किस बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे है। तो फर्स्ट ए ऑप्शन है कि भारतीय कॉफी बोर्ड बेंगलुरु, भारतीय रबड़ बोर्ड कोट्टायम, और सही सी ऑप्शन है कि राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड हैदराबाद, डी ऑप्शन है कि भारतीय मसाला बोर्ड गुटूर। तो देखो जो आपको देखने को मिलेगा, ये वाला जो हमारा डी ऑप्शन है ये गलत है, क्योंकि जो ये गुटूर में मसाला बोर्ड का नहीं है, ये केरल में है, कोट्टायम केरल में, ठीक है। तो ये केरल में देखने को मिलता है और ये हमारे तीनों सुमेलित हैं, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन गलत हो जाता है, तो डी यही हमारा सही हो गया। नेक्स्ट है कि भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। तो ए ऑप्शन है कि सभी राज्यों के विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा, बी ऑप्शन है कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, और सी ऑप्शन है कि संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो देखो ये जो आपको देखने को मिलेगा, तो ये सी ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि जो है सभी संसद के दोनों सदनों के जो सभी सदस्य होते हैं, इसी के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, जो निर्वाचित किए जाते हैं उपराष्ट्रपति, ठीक है। तो हमारा सी ऑप्शन इसमें सही हो जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ये दिए गए हैं। तो इसके देखो कौन सा मतलब क्या इवेंट कब हुआ है ये बताना है। तो देखो इसमें संविधान सभा का गठन की बात करें तो नवंबर 1946, बी ऑप्शन उद्देश्य प्रस्ताव का पेश होना, तो ये 11 दिसंबर 1946, सी ऑप्शन है प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947, और संविधान सभा की पहली बैठक 9 अगस्त 1946 को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसमें देखो जो हमारा ये उद्देश्य प्रस्ताव की बात करता है बी ऑप्शन, तो ये 11 दिसंबर को नहीं हुई थी। इसकी पहली जो उद्देश्य प्रस्ताव था ये 13 दिसंबर को पास किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है। संविधान सभा में लाया गया था, तो उसी के द्वारा फिर अपनाया गया ये 13 दिसंबर 1946 को। तो ये बी ऑप्शन गलत हो जाता है, तो यही हमारा सुमेलित नहीं है, तो बी ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है कि किस लेख को जारी करके उच्चतम न्यायालय निम्न न्यायालय को विधिक कार्रवाई करने से रोक सकता है। तो ए ऑप्शन है कि आपका प्रतिषेध, और बी है बंदी प्रत्यक्षीकरण, सी है उत्प्रेषण, और डी है अधिकार परीक्षा। तो ए ऑप्शन हमारा सही है, जो प्रतिषेध है उसी के बारे में बात करता है, ठीक है। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। इसके अंतर्गत हम किसी भी जो न्यायालय है, निम्न न्यायालय है, उसे उच्च न्यायालय द्वारा उसकी कार्रवाई रोकी जा सकती है। और उत्प्रेषण सी ऑप्शन की बात करें तो इसमें यह होता है कि किसी न्यायालय के द्वारा जैसे कोई कार्रवाई चल रही है तो उसको रोका भी जा सकता है, और अगर उसने कोई निर्णय दे दिया है तो उस निर्णय को रद्द करने की भी शक्ति होती है, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन इसका जो विवरण देता है। तो हमारा ए ऑप्शन इसमें केवल सही हो जाता है, प्रतिषेध। तो इसमें हमने इसलिए इसको डिस्कस कर लिया क्योंकि क्या होता है कि प्रतिषेध और उत्प्रेषण में थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो उसी को मैंने क्लियर करने के लिए ये डिस्कस कर लिया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट में है निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, बी ऑप्शन है कि लोक संपत्ति की सुरक्षा करना, सी है कि ऐतिहासिक विरासतों तथा महत्व के स्थानों की सुरक्षा करना, डी ऑप्शन है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा तथा सुधार करना। तो देखो ये जो ऐतिहासिक विरासतों तथा महत्व के स्थानों की सुरक्षा की बात करें तो ये सी ऑप्शन आपको जो ये आपका देखने को मिलेगा, ये नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, मतलब डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, ना कि मूल कर्तव्य के अंतर्गत, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा ये गलत हो जाता है, और ये राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, लोक संपत्ति की सुरक्षा करना और प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा व सुधार, ये तीनों आपको मूल कर्तव्य देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है 109 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया कि संविधान में दिया गया आमुख है, मतलब जो संविधान में दिया गया है उसमें क्या क्या, मतलब उसकी क्या विशेषता है ये बताना है। तो फर्स्ट है कि न्यायालय में लागू होता है, तो सेकेंड है कि महत्वपूर्ण है और उसकी उपयोगिता है, थर्ड है कि शासन करने के उद्देश्य को उल्लेखित करता है, फोर्थ है कि संविधान के कानूनी अर्थ यानी निर्णय में सहायता करता है। तो देखो ये फर्स्ट वाला हमारा गलत है, क्योंकि ये न्यायालय में लागू नहीं होता है, तो ये हमारा गलत हो गया। 2, 3 और 4 ये हमारे स्टेटमेंट सही हो जाते हैं, क्योंकि ये इनकी मतलब संविधान का जो प्रस्तावना है उसकी विशेषताएं हैं। ये मतलब कानून के जो निर्णय लिए जाते हैं उसमें सहायता ली जा सकती है, और इसके द्वारा शासन किया जा सकता है, उसके उद्देश्य सम्मिलित हैं उसमें, और महत्वपूर्ण उपयोगिता भी है इसकी है, ठीक है।
तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट है, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो अपना पद त्याग देना पड़ेगा उसे, तो किसको वो त्याग पत्र देगा, इसके बारे में बताना है। तो ए ऑप्शन है कि मुख्यमंत्री को, बी है राज्यपाल को, सी ऑप्शन है कि आपका विधानसभा उपाध्यक्ष, और डी इनमें से कोई नहीं। तो देखो सी ऑप्शन सही है, जो विधानसभा उपाध्यक्ष है इसी को विधानसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र देता है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, तो उसमें बताना है कि कौन सुमेलित है, ये बताना है। तो देखो अगस्त प्रस्ताव की बात करता है लॉर्ड लिनलिथगो, संकल्प प्रस्ताव महात्मा गांधी, और अगस्त घोषणा मोंटेग्यू। तो ये तीनों हमारे सुमेलित हैं, क्योंकि जो अगस्त प्रस्ताव लाया गया था ये लिनलिथगो के द्वारा लाया गया था, और संकल्प प्रस्ताव की बात करें तो ये महात्मा गांधी ने लाया था, और अगस्त प्रस्ताव जो था ये मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड द्वारा लाया गया था। ठीक है। तो ये हमारे तीनों स्टेटमेंट सही है, डी ऑप्शन सही हो जाता है इसका। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने हैं, तो पुस्तकें दी गई हैं और उसके लेखक हैं, तो उसके बारे में बात करता है। तो देखो टेररिस्ट की बात करें तो ये जो आपको देखने को मिलेगा ये दिलीप मुखर्जी ने इसको लिखा था, और नेशन द मेकिंग की बात करें तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और बहुविवाह की बात करें तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, और द व्हील ऑफ द हिस्ट्री ये राम मनोहर लोहिया ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है। तो इसका हमारा जो देखो टेररिस्ट की जो दिलीप मुखर्जी ने की थी, और नेशन द मेकिंग ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और बहुविवाह की बात करें तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, द व्हील ऑफ हिस्ट्री तो ये जो राम मनोहर लोहिया ने इसकी लिखी है। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है 4123। ठीक है, 4123 हमारा किस में है, 4123। तो ये हमारा सही हो जाता है ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है कि वसा में घुलनशील विटामिन इनमें से कौन है, तो ये बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है कि टोकोफेराल, नियासिन और साइनोकोबाल्विन, बी ऑप्शन है कैल्सीफेराल, रेटिनॉल, टोकोफेराल, और सी ऑप्शन है एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेराल, राइबोफ्लेविन, और डी है कि थायमीन, कैरोटीन, बायोटीन। तो देखो बी ऑप्शन इसमें सही है, क्योंकि जो वसा में घुलनशील विटामिन होता है तो ये कैल्सीफेराल है, रेटिनॉल है और टोकोफेराल है। तो देखो टोकोफेराल का जो साइंटिफिक नेम आपको देखने को मिलेगा ई विटामिन ई का है, और रेटिनॉल की बात करें तो ये ए का है, और कैल्सीफेराल की बात करें तो ये जो है डी का है। ठीक है। और इसमें एक ट्रिक है वो या आप लोग याद रख सकते हैं, देखो एडेक के नाम से जाना जाता है इसे। ठीक है, एडेक ये होती हैं हमारी वसा में घुलनशील, और बीसी, ठीक है, बीसी ये होती हैं ये जल में घुलनशील होती हैं। ठीक है। तो ADE ठीक है, एडेक, इनको एडेक के नाम से जाना जाता है, बीसी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो इसे आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद या अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है, तो ए ऑप्शन है कि 8वीं अनुसूची, बी है 370 आर्टिकल, और सी है कि 6ठी अनुसूची, और डी है अनुच्छेद 250। तो देखो ये सी ऑप्शन सही है, जो 6ठी अनुसूची है जो ये असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के बारे में बात करता है। ठीक है। इसी में स्वशासी जिला परिषदों की स्थापना की जाती है। इसमें टोटल जो है आपको देखने को मिलेंगे 30 सदस्य होते हैं, 6 जो है गवर्नर द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, और जो 24 सदस्य होते हैं उनका जो है निर्वाचन किया जाता है प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा उनकी जो है किया जाता है। ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य का नगरीय जनसंख्या प्रतिशत भारत के नगरीय जनसंख्या प्रतिशत से अधिक है, तो ए ऑप्शन है मणिपुर, बी है उत्तराखंड, सी है आंध्र प्रदेश, और डी है जम्मू कश्मीर। तो देखो ये सी ऑप्शन सही है, क्योंकि आंध्र प्रदेश का आप लोगों को देखने को मिलेगा जो हमारा नगरीय जनसंख्या की बात करें तो ये जो हमारा हमारे देश का है 31 पॉइंट के समथिंग नगरीय है, उससे ज़्यादा है इसका, क्योंकि यहाँ आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा 33% जो ये नगरीय जनसंख्या प्रतिशत है। ठीक है। तो ये हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय शेयर बाजार का प्रमुख प्रवर्तक है, तो ए ऑप्शन है कि ICICI बैंक, और बी है कि IDBI बैंक, और सी है कि SBI, और डी है कि RBI। तो देखो ये बी ऑप्शन सही है, जो IDBI बैंक है। ठीक है। यही जो है राष्ट्रीय शेयर बाजार का प्रमुख प्रवर्तक है, और शेयर बाजार को रेगुलेट करता है, जो आपको देखने को मिलेगा सेबी द्वारा इसे रेगुलेट किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि गहरे जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का जैव पिरामिड होता है, तो सीधा होता है, ए ऑप्शन बी है उल्टा होता है, सी है सीधा तथा उल्टा दोनों होता है, डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखो इसका उल्टा होता है, जो आपको ये पिरामिड देखने को मिलेगा ये उल्टा देखने को मिलेगा, क्योंकि नीचे क्या होता है कि आपको देखने को मिलेंगे प्लैंकटन बहुत सारे होते हैं। ठीक है, पादप प्लैंकटन, फिर जू प्लैंकटन मतलब जंतु प्लैंकटन होते हैं, फिर छोटी मछलियाँ होती हैं, उसके बाद बड़ी मछलियाँ होती हैं। तो देखो ये ऐसे ये पिरामिड चलता है पूरा। ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण बैंक के लिए प्रतिनिधि के रूप में नामित किया गया है, तो
इसमें देखो ए ऑप्शन है कि अशोक माइकल पिंटो, और बी ऑप्शन है कि कृष्णा स्वामी अयंगर, सी है कि रेखा गांगुली, और डी है ऋचा एवं प्रवीण। तो इसका जो ए ऑप्शन सही है अशोक माइकल पिंटो है, जो इसी को जो नियुक्त किया गया है आरडीबीआई का बैंक का जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, और इसे जो है डोनाल्ड ट्रंप ने नियुक्त किया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नाम है। तो फर्स्ट है कि इन्यूटी, बी है पर सर्विस, और सी है इंजेंटी इंजेन इंजेन्यूटी, और डी ऑप्शन है कि मार्समैन। तो देखो ये इंजेन्यूटी की बात करें तो ये सी ऑप्शन हमारा सही है, और इसका जो नाम दिया है ये आपको देखने को मिलेगा, जो भारतीय मूल की एक छात्रा हैं वेनिशा रूपानी, उन्हीं ने इनका नाम दिया है इन्हें इंजेन्यूटी। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऐसे क्वेश्चन जो है बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूपीएससी पूछता है, यूपीपीसीएस पूछता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप नोट डाउन कहीं पे कर लीजिए, तो ये बहुत ही आपको हेल्पफुल मिलने वाले हैं एग्जाम में, क्योंकि ये बहुत जल्दी पूछे जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन हम लोग जनरली ध्यान नहीं रख पाते हैं। ठीक है, तो इसे कहीं नोट कर लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि मई 2020 में निम्नलिखित में से किस एक संगठन द्वारा विदेशों से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु प्रारंभ किया गया था। तो ए ऑप्शन है कि भारतीय वायुसेना, बी है भारतीय नौसेना, सी ऑप्शन है भारतीय थल सेना, और उपरोक्त सभी। तो इसमें जो आपको जो हमारे कोविड-19 से जो मतलब बहुत ज़्यादा ग्रस्त थे, मतलब किसी कंट्री में फंसे हुए थे, उसके लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था, इसी को बोला गया था ऑपरेशन समुद्र सेतु। ठीक है, और ये आपको बी ऑप्शन जो भारतीय नौसेना द्वारा चलाया गया था, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में कर्नाटक सरकार ने नाइक सम्मान योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य, तो ए ऑप्शन है बुनकरों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, सी ऑप्शन है कि आदिवासियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, या शिल्पकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो ए ऑप्शन इसका सही है, ये बुनकरों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए नाइक सम्मान योजना शुरू की गई है कर्नाटक सरकार द्वारा। नेक्स्ट है हाल ही में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा कोविड-19 महामारी के मुकाबले हेतु किस एक पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तो ए ऑप्शन गरुड़, बी है कि वरुण, और सी है नाग, डी है कि विष दंत। तो ये ए ऑप्शन सही है, ये गरुड़ पोर्टल लॉन्च किया गया है, और ये गरुड़ पोर्टल जो है कोविड-19 के लिए एक गरुड़ ड्रोन भी लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसी के अंतर्गत ये कोविड-19 जो महामारी है इसे मुकाबला करने के लिए लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है 123 क्वेश्चन नंबर, इसमें कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण यानी यूएनईपी द्वारा निम्नलिखित में से किस एक भारतीय अभिनेत्री को सद्भावना राजदूत के रूप में कार्यालय 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो जो ये सद्भावना राजदूत जो नियुक्त करे जाते हैं, यानी एम्बेसडर जो नियुक्त किया जाता है, उनके बारे में बात करता है। तो जो ये यूएनईपी के हैं तो कौन है, ए ऑप्शन है कि डायना हेडन है, बी है प्रियंका चोपड़ा है, सी है दिया मिर्जा है, और डी है डायना पेंटी है। तो देखो ये हमारा सी ऑप्शन सही है, जो दिया मिर्जा है, इन्हीं के बारे में इनका कार्यकाल 2022 तक जो बढ़ा दिया गया है, क्योंकि इनका कार्यकाल खत्म हो रहा था तभी इनको जो है बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा यूएनडीपी के सहयोग से प्रवासी राहत मित्र ऐप का लोकार्पण किया गया। तो ए ऑप्शन मध्य प्रदेश सरकार, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश, डी महाराष्ट्र। तो ये सी ऑप्शन सही है, जो ये उत्तर प्रदेश सरकार है इसी के द्वारा ये लॉन्च किया गया है यूएनडीपी के साथ मिलकर। ठीक है, क्योंकि जो ये आपको जो प्रवासी भारतीय थे, जो प्रवासी किसी अदर स्टेट से जो कोविड-19 की महामारी से इन्फेक्टेड, मतलब जो लोग अब यूपी में आ रहे थे, तो उन्हीं को जो है रोजगार प्रदान करने के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया, ताकि उनको रोजगार दिया जा सके और वो अपना मतलब जीवन निर्वाह कर पाएँ। ठीक है, इसलिए ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है कि एमएसएमई क्षेत्र को राष्ट्रीय वैश्विक स्तर पर सक्षम बनाने हेतु हाल ही में चैंपियन पोर्टल की शुरुआत की गई। तो ए ऑप्शन है कि लघु सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा यानी एमएसएमई द्वारा, या फिर बी ऑप्शन वित्त मंत्रालय द्वारा, सी गृह मंत्रालय द्वारा, या डी ऑप्शन की स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। तो ये देखो ए ऑप्शन सही है, जो ये सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय यानी एमएसएमई मंत्रालय द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, चैंपियन पोर्टल। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य के तौलिया रूमाल को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग दिया गया है। तो ये ऑप्शन है कि पश्चिम बंगाल, बी है बिहार, सी है तेलंगाना, और डी है झारखंड। तो हमारा सी ऑप्शन सही है, जो तेलंगाना है यही तौलिया रूमाल को इसी को जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित खाड़ी देशों में से हाल ही में किस एक ने नाबालिगों द्वारा किए गए अपराधों हेतु मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया है।
तो संयुक्त राज्य अमीरात ए ऑप्शन बी है, सऊदी अरब सी है, ईरान और डी है कतर। तो देखो ये बी ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि सऊदी अरब ने अभी जो नाबालिगों द्वारा जो अपराध किए जाते थे उसके लिए वहाँ मृत्युदंड का प्रोविज़न था, तो उसको समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, अब उन्हें मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा, अन्य अदर जो सजाएं हैं उनका प्रोविज़न किया गया है वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारतीय सरकार ने कोविड-19 के कारण प्रभावित रहे शैक्षिक वर्ष को सुचारू रूप से चलाने के लिए किस कार्यक्रम को शुरू करने की घोषणा की है। तो ए ऑप्शन है प्रधानमंत्री सुचारू शिक्षा, सी है कि प्रधानमंत्री ई विद्या, और सी ऑप्शन है कि प्रधानमंत्री ई शिक्षा और ई विद्या, और डी ऑप्शन है कि प्रधानमंत्री पढ़ो भारत। तो इसका देखो सी ऑप्शन सही है, जो प्रधानमंत्री ई विद्या है इसी को लॉन्च किया गया है। इसके अंतर्गत 12 डीटीएच चैनल जो है 12वीं कक्षा तक प्रत्येक वर्ग के लिए लॉन्च किए जाएंगे, और जो 100 शीर्ष आपको देखने को मिलेंगे उच्च शिक्षण संस्थान हैं उनके, वो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाता है, प्रधानमंत्री ई विद्या। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने हाल ही में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए साइबर स्पेस एक्सेलरेटर लॉन्च किया गया है। तो साइबर स्पेस एक्सेलरेटर की बात करें तो ये कर्नाटक सरकार, ए ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, सी है गोवा, और डी है तमिलनाडु। तो इसमें जो एक्सीलेटर, जो स्पेस एक्सीलेटर की बात करें तो ये हमारा सही हो जाता है ए ऑप्शन, और इसमें 21 स्टार्टअप को शामिल किया गया है। ठीक है, 21 स्टार्टअप को शामिल किया गया है, तो ए ऑप्शन सही हो जाता है कर्नाटक सरकार द्वारा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने वैज्ञानिकों के सुपर अर्थ की खोज की है। तो किस देश के वैज्ञानिकों ने की थी है, तो ए ऑप्शन चाइना, बी है अमेरिका, सी है इजराइल, और डी है न्यूजीलैंड। तो हमारा डी ऑप्शन सही है, ये न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने सुपर अर्थ की खोज की है। ठीक है, नेक्स्ट है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार शहरों से गांव की ओर जा रहे प्रवासी मजदूरों को रोजगार की कमी ना हो, इसलिए मनरेगा का बजट कितने रुपए बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। तो ए ऑप्शन है कि 5,000 करोड़, 50,000 करोड़ रुपए, बी है कि 70,000 करोड़ रुपए, सी है 40,000 करोड़ रुपए, डी है 30,000 करोड़ रुपए। तो ये सी ऑप्शन सही है, क्योंकि जो प्रवास हो रहे हैं जो अदर स्टेट से हमारे भारतीय गांव की तरफ से, जो तो उनका रोजगार में कमी ना हो इसके लिए 40,000 करोड़ रुपए मनरेगा के अंतर्गत आवंटित किए गए हैं एक्स्ट्रा। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है। तो ए ऑप्शन है कि 42वें, 92वें, बी ऑप्शन सी है 80वें, और डी ऑप्शन है कि 74वें। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन हमारा सही है, 74वें में पहुंच गया है हमारा जो है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, जो अभी लॉन्च किया गया है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। ठीक है, और इसमें फर्स्ट पोजीशन की बात करें तो ये आपको स्वीडन देखने को मिलेगा, इसमें फर्स्ट पोजीशन है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस देश ने उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से टकराने वाले चक्रवात का नाम अम्फान रखा है। तो ए ऑप्शन है कि भारत, बी है बांग्लादेश, सी है थाईलैंड, और डी है ओमान। तो देखो ये सी ऑप्शन सही है, थाईलैंड ने ये अम्फान नाम दिया है। ठीक है, जो अभी बांग्लादेश और उड़ीसा के तट पर देखने को मिला था, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश इसे इन्फेक्टेड हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा था। तो ये ऑप्शन है बलबन, बी है कैकूबाद, और सी ऑप्शन है जलालुद्दीन खिलजी। इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन है। तो ये ऑप्शन सही है, जब बलबन है इसी को देखने को मिलेगा, ये इसी ने जो है अपने आप को खलीफा का सहायक कहा था, जो गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद थी उसकी दीवारों के शिलालेखों में लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग का गठन किया गया है। तो ये ऑप्शन है महात्मा गांधी द्वारा, बी है डॉक्टर अंबेडकर द्वारा, सी है ज्योतिबा फुले, और डी है रनाडी द्वारा। तो इसका ऑप्शन ए सही है, जो ये आपको अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोध लीग की बात करें तो ये महात्मा गांधी ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया जाता है। तो ए ऑप्शन है कि 10 अक्टूबर, बी है 15 अक्टूबर, सी है 12 अक्टूबर, और डी है 7 अक्टूबर। ठीक है, तो हमारा बात करें कि जो ये अंतर्राष्ट्रीय महिला जो ग्रामीण महिला दिवस है ये संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ठीक है, और इसमें जो आपको देखने को मिलेगा ये हमारा बी ऑप्शन सही है, ये 15 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है कि वर्ष 1940 के मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था। तो ए ऑप्शन है एम ए जिन्ना ने, बी है मोहम्मद इकबाल, सी है रहमत अली, और डी है खली कुजमा ने। तो ये हमारा डी ऑप्शन सही है, खली कुजमा ने ये इस जो पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव जो 1940 का मुस्लिम लीग अधिवेशन हुआ था इसमें किया था इसने। ठीक है, नेक्स्ट है पुनर्गठित अंतरिम कैबिनेट 1946 के वित्त मंत्री थे। तो ए ऑप्शन है जान मथाई, बी है जगजीवन राम, सी है लियाकत अली खान, और
डी ऑप्शन है कि सी गोपालाचारी। तो ये हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। जो हमारे ये लियाकत अली खान थे, इन्होंने यही बने थे वित्त मंत्री 1946 की अंतरिम कैबिनेट जो पुनर्गठित की गई थी। नेक्स्ट है बैकवाश प्रस्ताव शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। तो ए ऑप्शन है गुरनाल मिर्डल द्वारा, बी है पीटर सदरलैंड द्वारा, और सी है आर्थर डक्कन द्वारा, डी है हर्षमैन द्वारा। तो ये आपको ए ऑप्शन सही है, जो गुरनाल मिर्डल द्वारा की गई थी। बैकवाश प्रस्ताव का जो है सर्वप्रथम प्रस्ताव का समर्थन किया था इन्होंने, ठीक है, प्रस्ताव दिया था। तो नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन मौद्रिक एवं साख नीति का इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो ए ऑप्शन है सार्वजनिक ऋण, बी है कि संविधिक तरलता अनुपात और रेपो दर, डी है नगद आरक्ष अनुपात CRR। तो देखो ये ए ऑप्शन हमारा गलत है, क्योंकि जो इसमें जो ये साख नियंत्रण, जो मौद्रिक एवं साख नियंत्रण का इंस्ट्रूमेंट, ये सार्वजनिक ऋण को ना देना नहीं है, बल्कि उसे कम करना होता है, ठीक है। तो इन नहीं मतलब इसके बारे में इसका कोई प्रोविजन नहीं है, ये बैंकें देती हैं। सार्वजनिक ऋण जो क्रेडिट है, जो ये मॉनेटरी पॉलिसी का कोई भी वो नहीं है, ठीक है, ये बैंकों का है। जो कॉमर्शियल शेड्यूल कॉमर्शियल बैंकें होती हैं वही साख सृजन करती हैं, ठीक है। तो हमारे और ये तीनों आपको देखने को मिलेंगे, ये मौद्रिक एवं साख नियंत्रण के इंस्ट्रूमेंट हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य में कौन सी व्यवस्था प्रांतीय प्रशासन से संबंधित थी। तो इसमें ए ऑप्शन है कि अयंगार व्यवस्था, ठीक है, बी ऑप्शन है कि नैनार व्यवस्था, सी है वारम व्यवस्था, सी है 58वें व्यवस्था। तो ये हमारा बी ऑप्शन सही है, जो नयकार व्यवस्था है यही हमारी थी प्रांतीय शासन की व्यवस्था, ठीक है, जो विजयनगर साम्राज्य में थी, नयकार। नेक्स्ट है निम्नलिखित विभागों में से कौन सा एक फिरोज शाह तुगलक से संबंधित नहीं है। तो दीवान ए इम्तहान, दीवान ए खैरात, दीवान ए कोही और दीवान ए बंदगान। तो इसमें कौन सा संबंधित नहीं है ये बताना है। तो देखो इसमें जो आपको दीवान ए कोही जो है, ये मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे लॉन्च किया था, नौ की ये फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। और दीवान ए इम्तहान, दीवान ए खैरात और दीवान ए बंदगान, ये तीनों जो हैं फिरोज शाह तुगलक ने लॉन्च किया था। नेक्स्ट है विधि के समान संरक्षण को निम्नलिखित में से किस रूप में व्यक्त किया जाता है। तो संरक्षणात्मक में ए ऑप्शन संरक्षणात्मक विभेद यानी प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन, बी ऑप्शन है कि परिस्थितियों के अनुसार विभेद, सी है तार्किक विभेद, डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखो ए ऑप्शन हमारा सही है, जो ये प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन है, इसी के बारे में बात करता है हमारा संविधान समान संरक्षण को। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो ए ऑप्शन है कि उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कानपुर, सी है उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम लखनऊ, डी ऑप्शन है हिंदुस्तानी एकेडमी। तो देखो ये हमारा आपको देखने को मिलेगा, जो उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद है ये कानपुर में ना होकर लखनऊ में है, ठीक है। तो हमारा ये बी ऑप्शन गलत हो जाता है। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 223A के तहत सरकार द्वारा गठित केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के सदस्य अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं। तो ए ऑप्शन प्रधानमंत्री, बी संसद, सी राष्ट्रपति और डी अधिकरण के मुख्य न्यायाधीश को। तो ये हमारा सी ऑप्शन सही है, जो ये सरकार के द्वारा गठित केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है राजघाट नदी परियोजना किन दो राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित होती है। तो ए ऑप्शन है कि बिहार, झारखंड, बी है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, सी है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो हमारा ये सी ऑप्शन सही है, जो ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में ये आपको देखने को मिलेंगी। और ये हमारी जो बेतवा नदी है, ठीक है, केन बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट है, इसी के अंतर्गत ये राजघाट परियोजना आपको देखने को मिलती है, ठीक है। और ये इंडिया का फर्स्ट केन बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट था, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा श्रीहरिकोटा द्वीप, जहां सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है, वह किस राज्य में अवस्थित है। तो ए ऑप्शन तमिलनाडु, बी तेलंगाना, सी आंध्र प्रदेश और डी केरला में। तो ये हमारा आपको सी ऑप्शन सही है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में ये श्रीहरिकोटा द्वीप देखने को मिलेगा, यहीं पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है 2001 से 2011 के दशक में उत्तर प्रदेश में जनसंख्या की वृद्धि में कितनी गिरावट आई है। तो ए ऑप्शन 6.52% और 7.31%, 5.63% और 8.5%। तो ये सी ऑप्शन सही है, जो ये 5.63% जो आपको गिरावट देखने को मिलेगी, ठीक है, जो जनसंख्या वृद्धि दर में 5.63 गिरावट आई है। नेक्स्ट है कि आश्रय बीमा योजना अक्टूबर 2010 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य है। तो ए ऑप्शन गृह आवंटन, बी है गृह ऋण
उपलब्ध कराना चाहिए, बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराना चाहिए, बेरोजगार कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। तो देखो इसमें जो आपको देखने को मिलेगी, तो ये हमारा जो बीमा आश्रय योजना की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये हमारा डी ऑप्शन सही है, क्योंकि ये लोग क्या करते थे, जो बीमा आश्रय का उद्देश्य था बेरोजगार कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, ये 2010 में लॉन्च की गई थी, तो हमारा डी ऑप्शन ये सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि आर्थिक न्याय हेतु चलाया जा रहा है एलो वेस्ट आंदोलन किस देश से संबंधित है। तो ए ऑप्शन है रूस से, बी है फ्रांस से, सी है अमेरिका से, डी है जापान से। तो ये हमारा बी ऑप्शन सही है, जो ये फ्रांस में चलाया जा रहा है आर्थिक न्याय हेतु एलो वेस्ट आंदोलन। ठीक है, तो ये फ्रांस से संबंधित है। तो ये हम लोगों ने यहाँ 150 क्वेश्चन ये पूरे कर लिए हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आने वाला है और आप लोगों के बहुत ही हेल्पफुल भी होने वाला है। एग्ज़ाम में इसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इससे मेरे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।